हिंदी चैनल 101 में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियोस में हमने सूरदास के चारों पदों का व राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का विस्तार से वर्णन किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 पाद्य आत्मकथ्य कविता, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं और छायावादी कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। वे जीवन को नश्वरता के रूप में देखते हैं। उसी पर कविता आधारित है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथ्य। मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुरझाकर गिर रही देखो पत्तियां कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार यह संसार नश्वर है। उनके जीवन की गाथा ऐसी नहीं कि सब रस लेकर सुने। इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि के जीवन रूपी उपवन में मधुप यानी मन रूपी भंवरा गुंजार करता हुआ जीवन की कहानी कह जाता है। अर्थात कवि का मन भी भंवरे के समान ही है, यहाँ वहाँ उड़कर पहुँच जाता है और कवि के जीवन की भूली बिसरी घटनाओं की याद दिला रहा है, जिससे लगता है कि वह कोई कहानी सुना रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि अपने जीवन की निराशाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके जीवन रूपी उपवन में ना जाने कितनी भनी पत्तियां मुरझाकर गिर गई। अर्थात उसके उपवन को हरा भरा करने वाली, खुशियां प्रदान करने वाली उसके जीवन का साथ छोड़कर चली गई। अर्थात जिस प्रकार प्रकृति की शोभा रूपी पत्तियां एक एक बार मुस्कुराकर वृक्ष से अलग होती जाती हैं, उसी प्रकार उनके जीवन की खुशियां भी एक एक पल पलायन कर गई, अर्थात समाप्त हो गई। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस अनंत विस्तृत आकाश में कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन ग्रंथ लिखे हैं। अर्थात इस गहरे नीले आकाश रूपी साहित्य में अनेक महापुरुषों की जीवन गाथाएं भरी पड़ी हैं, जिनको पढ़कर लगता है कि अपने अभावों से भरे जीवन के बारे में लिखकर अपना उपहास कराने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। अर्थात अपनी आत्मकथा लिखकर अपना मजाक बनवाया है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि फिर भी मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं, बुराइयां, निराशा भरी जीवन कथा लिखूं। अर्थात अपनी कमियों व दुखों का वर्णन अपनी आत्मकथा में लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। जब मेरे जीवन की भावनाओं से रहित रिक्त मन के बारे में जानोगे, सुनोगे, देखोगे तो निराशा और दुख के अतिरिक्त कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। अर्थात मेरे जीवन रूपी गागर को खाली देखकर तुम्हें
क्या सुख मिलेगा, दुख ही दुख दिखाई देगा। मुख्य बिंदु, काव्यांश में मधुप मन का प्रतीक है। मधुप का गुनगुनाना मन की बात को प्रकट करने का प्रतीक है। घनी पत्तियों का मुरझाना जीवन की नश्वरता को प्रकट करता है। इससे हमें यह संदेश भी मिलता है कि जीवन नश्वर है। अपनी दुर्बलताओं को अपने ऊपर हावी ना होने देने का संकल्प करते हुए जीवन को प्रसन्न व सुखद स्मृतियों का संग्रह बनाना चाहिए। हमें अपनी दुर्बलताओं, कमजोरियों व दुखों को भी किसी के सामने अधिक प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग व्यक्ति की कमजोरियां इसलिए भी जानना चाहते हैं कि वे उनका उपहास कर आत्म सुख प्राप्त कर सकें। महत्वपूर्ण प्रश्न, काव्यांश में मधुप किसका प्रतीक है? वह किस तरह कहानी सुना रहा है? कवि अपनी दुर्बलताओं को लोगों के सामने प्रकट क्यों नहीं करना चाहता? उसे किस बात का डर है? किंतु कहीं ऐसा ना हो, तुम ही खाली करने वाले, अपने का रस लो, समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना, औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। इस पद्यांश में कवि आत्मकथा लिखने का आग्रह करने वाले मित्रों से कहता है कि मेरा जीवन तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे जीवन रूपी गागर बिल्कुल खाली है, अर्थात मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। मेरी रिक्तता अर्थात खालीपन को जानकर कहीं आप लोग यह ना समझें कि मेरी रिक्तता का कारण हम ही हैं, जो मेरे रस अर्थात मेरी खुशियों को समेटकर अपने जीवन में खुशियाँ भरते रही हैं, अर्थात दुखों को सुनकर आनंद मनाते रही हैं। यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन तो विडंबनाओं अर्थात दुर्भाग्य से भरा हुआ है। मेरा जीवन को इतना सरल व सीधा रहा कि दूसरों के स्वभाव को समझ ही न सका। अर्थात कवि अपनी व्यथा कथा की अभिव्यक्ति से अपने जीवन की सरलता का उपहास नहीं करना चाहता। भूलें अपनी या प्रवंचना, औरों की दिखलाऊं मैं। कवि अपनी भूलों यानी गलतियों को या प्रवंचनाओं को अर्थात जहाँ जहाँ उसने धोखा खाया है उनको औरों के, दूसरों के सामने प्रकट कर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना उचित नहीं समझता। कवि को अपनी आत्मकथा लिखने से एक तो उपहास का पात्र बनना पड़ेगा, दूसरा अपने सीधेपन के कारण अपनों से जो धोखा खाया है उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। इससे कवि और उसके मित्रों अर्थात धोखा देने वालों की हंसी उड़ेगी और कवि यह नहीं चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। कवि को अपने जीवन में दुख ही दुख मिला है, पर उनके बीच थोड़े से पल ऐसे आए थे जब वह सुख एवं आनंद का सानिध्य पा सका। चांदनी रात में पत्नी के साथ बिताए ये पल उसे खुशियां प्रदान करते हैं। उसके जीवन में थोड़ी सी स्मृतियां हैं, यादें हैं, और इन यादों में किसी को भागीदार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उस थोड़ी सी मधुर स्मृतियों में दूसरों को आनंद प्राप्त करने जैसी
कोई बात नहीं है। अर्थात अपनी प्रेमिका पत्नी के साथ बिताए सुखद क्षणों के बारे में वह किसी से कुछ कहना नहीं चाहता। मुख्य बिंदु: कवि अपने जीवन की आत्मकथा लिखकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता। चांदनी रात में पत्नी के साथ बिताए कुछ सुखद क्षणों में किसी को भागीदार बनाना नहीं चाहता। इन पंक्तियों में कवि ने केवल अपनी सुखद चांदनी रातों का ही संकेत नहीं दिया, अपितु प्रेयसी के स्मृतियों में डूबता उतरता खिलखिलाकर बातें करना व उसके सौंदर्य का वर्णन भी किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न: कवि ने चांदनी रातों की गाथा को उज्जवल क्यों कहा है? कवि अपने जीवन की किस विडंबना व प्रवंचना की बातें कर रहा है? औरों की प्रवंचना से कवि का क्या अभिप्राय है? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कायकर जो भाग। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि के मन में जिस सुख प्राप्ति की कामना थी वह उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि सुख का स्वप्न देखते ही कवि जाग उठता था। अर्थात कवि की कामना सदैव अधूरी ही रही और सुख का आभास करने वाले स्वप्न जागते ही विलीन हो गए। कवि की कामना यथार्थ रूप न ले सकी और उसके जीवन में आने वाले सुख केवल स्वप्न बनकर रह गए। आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि वह सुख मेरे बहुत समीप आते आते मुस्कुराकर चला गया। अर्थात मेरा सुख मुस्कुराहट बिखेर कर पीछे हट गया और मैं आलिंगन यानी मिलन की कामना लिए हुए बाहें फैलाकर देखता ही रह गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। कवि अपनी प्रेयसी का चित्रण करते हुए उसके सौंदर्य का वर्णन करता है कि मेरी प्रिया के गाल इतने लाल थे कि ऐसा लगता था जैसे प्रेम करने वाली उषा अर्थात प्रातःकाल का समय अपनी लालिमा लिए उसी से लेते थे। अर्थात मेरी प्रिया के गाल सुबह उगने वाले सूर्य से भी लाल थे। उसके अरुणिम रक्तिम गालों के समीप रहते हुए उसे ऐसा प्रतीत होता था कि अनुराग बिखेरती उषा हो। अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। कवि कहते हैं कि उसकी स्मृतियाँ, उसकी सुखद यादें मुझे कचोटती हैं और थके हुए पथिक यानी रास्ते में चलने वाले राही के लिए संबल यानी सहारा रूपी पाथ्य यानी रास्ते का भोजन बनी हुई है। अर्थात मेरी प्रिया की मधुर स्मृतियाँ आज मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी हुई हैं। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। आत्मकथा के लिए प्रेरित करने वालों से कवि पूछता है कि मेरे जीवन की गूदड़ी में सीवन को उधेड़ कर अर्थात विस्मित पीड़ा को कुरेदने पर दर्द के अतिरिक्त जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात हे मित्रों, यदि तुम
मेरे जीवन के अतीत जाओगे तो तुम्हें मेरी पीड़ाओं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मुख्य बिंदु। कवि ने यहाँ अपने जीवन की श्रृंगारिकता की ओर संकेत किया है। कवि ने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य की तुलना प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा से की है। कवि अपनी प्रिया की मधुर स्मृतियों के सहारे अपना शेष जीवन व्यतीत करना चाहता है। गूदड़ी अर्थात एक प्रकार का कपड़े से बना हुआ गद्दा, जिसमें व्यक्ति पुराने कपड़े भरकर उसे ऊपर से सी देता है। उसके अंदर भरा पुराना सामान किसी को दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार कवि का जीवन पुरानी यादों व दुखों से भरा हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रिया के साथ बिताए गए पल कवि के जीवन का संबल कैसे बन गए, स्पष्ट कीजिए। स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? कवि ने अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? कवि कहता है कि अपने सामान्य जीवन की बड़ी बड़ी गाथाएं कैसे कहूँ, कैसे लिखूं? इससे तो यही उचित है कि अपनी गाथा को न कहकर मौन रहकर दूसरों की गाथाएं कहूँ। अर्थात कवि को अपने जीवन में बहुत दुख भोगना पड़ा है। उसके जीवन में अभी ऐसी कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिसे सुनकर लोग वाह वाह कर उठें या उसे प्रेरणा स्रोत बना ले। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? वह अपनी दुखद स्मृतियों को पुनः ताजा नहीं करना चाहता, इसीलिए वह दूसरों की कथा तो सुनना चाहता है पर स्वयं मौन रहना चाहता है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? आत्मकथा के लिए प्रेरित करने वाले आत्मजनों से कहते हैं कि मेरी सरल भोली साधारण कथा को सुनकर या जानकर कोई प्रेरणा नहीं मिलने वाली है। अतः मेरी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी पीड़ा किसी प्रकार शांत है, उसके बारे में लिखकर सोई हुई पीड़ा को जगाना भी उचित प्रतीत नहीं होता। अतः आत्मकथा लिखने का यह उचित समय नहीं है और ना ही कोई औचित्य है। अर्थात मेरी लेखनी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूं। मुख्य बिंदु। अपनी आत्मकथा के लिए कवि ने भोली विशेषण का प्रयोग किया है क्योंकि उसमें ऐसी कोई विशेष उपलब्धि जैसी बात नहीं है। खड़ी बोली के साथ साथ आत्मकथ्य में तत्सम शब्दों की वर्षा है जो भावों के अनुकूल है। प्रतीकात्मक शब्दों जैसे मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां आदि शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। प्रकृति उपादानों के प्रयोग से प्रेयसी की मनोरम झांकी जीवंत हो उठी है। अनुप्रास, पुनरुक्ति व मानवीकरण अलंकार के उदाहरण पूरी कविता में दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि दूसरों की कथा सुनना चाहता है पर स्वयं मौन रहता है, ऐसा क्यों? आत्मकथा सुनाने के लिए कवि वर्तमान समय को उपयुक्त क्यों नहीं समझता है? धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें व सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।